नमस्कार। आज हम कुछ तकनीकी दस्तावेजों और नोट्स को खंगाल रहे हैं। ये सब iOS ऐप डेवलपमेंट की दुनिया से जुड़े हैं। हमारा विषय है iOS आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पैटर्न्स। हाँ, काफी दिलचस्प विषय है। जो लोग iOS ऐप्स बनाते हैं या इसमें रुचि रखते हैं, उन्होंने MVC, MVVM, वाइपर, सॉलिड ये नाम तो ज़रूर सुने होंगे। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हैं क्या और इनकी इतनी चर्चा क्यों होती है। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि इन पैटर्न्स के पीछे के आइडियाज क्या हैं, मतलब ये करते क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और सबसे जरूरी iOS डेवलपमेंट में ये कैसे फिट होते हैं। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये असल में ऐप बनाने के तरीके पर काफी असर डालते हैं। सही है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? सबसे आम वाला MVC। ये MVC आखिर है क्या भला? हाँ, MVC से शुरू करते हैं। MVC यानी मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ये बेसिकली कोड को 3 हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। मॉडल होता है ऐप का डेटा और बिजनेस लॉजिक, मतलब जैसे यूजर की इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट का डेटा। ओके, डेटा वाला पार्ट। हाँ, फिर है व्यू। ये वो है जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है, बटन्स, टेक्स्ट, लिस्ट्स, पूरा यूजर इंटरफेस। UI, ठीक है। और तीसरा है कंट्रोलर। ये मॉडल और व्यू के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये यूजर के एक्शन जैसे बटन टैप को हैंडल करता है, मॉडल से डेटा लेता या अपडेट करता है, और फिर उस डेटा के हिसाब से व्यू को बताता है कि क्या दिखाना है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। iOS में ये असल में कैसे दिखता है? देखिए, iOS में जो UI व्यू कंट्रोलर होता है ना, वो अक्सर कंट्रोलर का रोल निभाता है, और जो UA लेबल, U बटन या आजकल स्विफ्ट UI व्यूज है, वो व्यू का हिस्सा हो गए। अच्छा। और मॉडल्स आमतौर पर आपकी कस्टम डेटा क्लासेस या स्ट्रक्ट्स होते हैं। एप्पल का UI किट फ्रेमवर्क भी काफी हद तक इसी पैटर्न को सपोर्ट करता है, जैसे टारगेट एक्शन मैकेनिज्म या डेलीगेट पैटर्न। ये कंट्रोलर को व्यू से बात करने में मदद करते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ है? मतलब क्यों करें ये बंटवारा? सबसे बड़ा फायदा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मतलब जिम्मेदारियों का बंटवारा। हर हिस्से का अपना एक डिफाइंड काम होता है। इससे कोड थोड़ा व्यवस्थित रहता है, मैनेज करना आसान होता है। खासकर छोटे ऐप्स के लिए इसे समझना और लागू करना काफी आसान है। लेकिन मैंने एक बड़ी समस्या के बारे में बहुत सुना है, मैसिव व्यू कंट्रोलर। ये क्या चीज है? हाँ, ये MVC की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि iOS में सबसे जानी मानी चुनौती है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऐप कॉम्प्लेक्स होता जाता है, सारी जिम्मेदारियां, मेरा मतलब है सब कुछ, UI लॉजिक, नेटवर्किंग कॉल्स, डेटा को फॉर्मेट करना, नेविगेशन, सब कुछ उठाकर UI व्यू कंट्रोलर यानी कंट्रोलर में डाल दिया जाता है। और नतीजा, कंट्रोलर फाइल हजारों लाइन लंबी हो जाती है। उसे समझना मुश्किल, बदलना मुश्किल और टेस्ट करना तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसी को मजाक में लोग मैसिव व्यू कंट्रोलर कहते हैं, या MVC का मतलब ही मैसिव व्यू कंट्रोलर बताने लगते हैं। बाप रे। तो इस मैसिव व्यू कंट्रोलर की प्रॉब्लम का कोई हल? शायद अगला पैटर्न MVVM। सही पकड़ा। MVVM यानी मॉडल, व्यू, व्यू मॉडल। यहाँ पे कंट्रोलर की जगह एक नया कंपोनेंट आता है, व्यू मॉडल। मॉडल तो वही है, डेटा और बिजनेस लॉजिक वाला। व्यू भी वही है, UI दिखाने वाला। ठीक है। व्यू मॉडल इन दोनों के बीच में है, लेकिन इसका रोल कंट्रोलर से थोड़ा अलग है। ये मॉडल से रॉ डेटा लेता है, फिर उसे व्यू के दिखाने लायक बनाता है। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक, जैसे डेट को फॉर्मेट करना या करेंसी सिंबल लगाना। और फिर व्यू इस व्यू मॉडल को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करता है मतलब? और ये MVC से बेहतर कैसे हुआ फिर? ऑब्जर्व करने का मतलब है कि व्यू मॉडल में होने वाले बदलावों पर नजर रखता है। जैसे ही व्यू मॉडल का डेटा अपडेट होता है, मान लीजिए नेटवर्क से नया डेटा आया, तो व्यू अपने आप अपडेट हो जाता है। इसे डेटा बाइंडिंग कहते हैं। अच्छा, डेटा बाइंडिंग। हाँ, iOS में ये करने के लिए आप क्लोजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या एप्पल का कंबाइंड फ्रेमवर्क, या पहले KVO भी यूज होता था। स्विफ्ट UI तो इसे और भी आसान बनाता है। ये MVVM से बेहतर इसलिए क्योंकि वो सारा प्रेजेंटेशन लॉजिक जो पहले कंट्रोलर में था, वो अब व्यू मॉडल में चला गया, तो आपका व्यू कंट्रोलर काफी हल्का हो जाता है। और मैंने सुना है कि MVVM को टेस्ट करना आसान है, वो क्यों? बिल्कुल। व्यू मॉडल जो है वो UI किट पर डिपेंड नहीं करता, वो एक प्लेन स्विफ्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो आप उसे आसानी से यूनिट टेस्ट कर सकते हैं।
बस उसे इनपुट डेटा दीजिए और चेक कीजिए कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। जबकि MVVM का UI व्यू कंट्रोलर UI किट से कसकर जुड़ा होता है, तो उसे टेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। समझ गया। तो MVVM मतलब बेहतर सेपरेशन और आसान टेस्टिंग, खासकर जब ऐप थोड़ा बड़ा हो रहा हो। हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। ठीक है। MVVM के अलावा मैंने वाइपर का भी नाम सुना है, VIPER। ये तो सुनने में और भी भारी लगता है। 5 हिस्से बता रहे थे आप। हाँ, विपर, व्यू, इंटरैक्टर, प्रेजेंटर, एंटिटी, राउटर। ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा आगे ले जाता है। इसमें हर अक्षर एक अलग कंपोनेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या क्या है वो? देखिए, व्यू ये UI दिखाता है, लेकिन ये बहुत डम्ब होता है, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। ये बस प्रेजेंटर को बताता है कि यूजर ने क्या किया। इंटरैक्टर, इसमें आपका कोर बिजनेस लॉजिक होता है, जैसे डेटाबेस से डेटा लाना या कोई कैलकुलेशन करना। इसे UI के बारे में कुछ नहीं पता होता। प्रेजेंटर ये व्यू और इंटरैक्टर के बीच में होता है। व्यू से इनपुट लेता है, इंटरैक्टर को काम करने को कहता है, इंटरैक्टर से डेटा लेता है, उसे व्यू के लिए फॉर्मेट करता है और फिर व्यू को अपडेट करने को कहता है। नेविगेशन के लिए राउटर से भी बात करता है। एंटिटी ये सिंपल डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मॉडल। राउटर ये ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने, नेविगेशन को हैंडल करता है। बाप रे, ये तो हर चीज के लिए अलग कंपोनेंट। इसका फायदा क्या है फिर? और क्या ये जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है? फायदा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का बहुत सख्ती से पालन। हर कंपोनेंट का काम एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। इससे कोड बहुत मॉड्यूलर बनता है। आप किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। बड़ी टीमों और बहुत ही जटिल ऐप्स के लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा ट्रेड ऑफ है, इसमें बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। हर छोटे से फीचर के लिए भी आपको ये 5 हिस्से बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये तो है। तो छोटे या मीडियम साइज के ऐप्स के लिए ये यकीनन ज़रूरत से ज़्यादा ओवरकिल हो सकता है। आपने VIPR में राउटर का जिक्र किया, जो नेविगेशन संभालता है। एक और पैटर्न है कोऑर्डिनेटर पैटर्न। क्या वो भी इसी समस्या के लिए है? हालने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसे आप MVVM या MVC के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा हमने बात की, अक्सर क्या होता है कि स्क्रीन बदलने का लॉजिक व्यू कंट्रोलर्स में ही घुस जाता है। हाँ, जिससे वो और भारी हो जाता है। एग्जैक्टली। और फिर वो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेटर पैटर्न इसी नेविगेशन लॉजिक को व्यू कंट्रोलर से बाहर निकालता है और एक अलग कोऑर्डिनेटर ऑब्जेक्ट में डाल देता है। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेटर करता क्या है फिर? यूजर प्रोफाइल सेक्शन या चेकआउट प्रोसेस की नेविगेशन को मैनेज करता है। वो तय करता है कि कौन सा व्यू कंट्रोलर कब बनाना है, उसे क्या डेटा पास करना है और उसे स्क्रीन पर कैसे दिखाना है, पुश करना है या प्रेजेंट करना है। जब कोई व्यू कंट्रोलर अपना काम पूरा कर लेता है या यूजर कोई ऐसा एक्शन करता है जिसे नेविगेशन की जरूरत हो, तो वो व्यू कंट्रोलर सीधे दूसरे व्यू कंट्रोलर को कॉल नहीं करता, बल्कि अपने कोऑर्डिनेटर को बताता है। ओके। इससे व्यू कंट्रोलर्स नेविगेशन की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। वो हल्के रहते हैं और ज्यादा रीयूजेबल बनते हैं और पूरा नेविगेशन लॉजिक एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, जिसे समझना और मैनेज करना आसान होता है। ये तो वाकई काफी काम का लग रहा है। व्यू कंट्रोलर को हल्का रखना ये तो हमेशा ही अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसके बिना आजकल बात अधूरी रहती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन या DI। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है, पर आइडिया बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन या DI, आसान भाषा में कहें तो जब एक ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आपके व्यू कंट्रोलर को, अपना काम करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है, जैसे डेटा लाने के लिए एक नेटवर्क सर्विस की, तो वो व्यू कंट्रोलर उस नेटवर्क सर्विस को खुद बनाने के बजाय बाहर से लेता है। उसे वो जरूरत यानी डिपेंडेंसी इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्ट की जाती है मतलब बाहर से दी जाती है। पर क्यों? ऑब्जेक्ट खुद ही क्यों नहीं बना लेता अपनी जरूरत की चीज? इसके बहुत सॉलिड फायदे हैं। पहला, ये ऑब्जेक्ट्स के बीच की कपलिंग यानी निर्भरता को कम करता है। आपके व्यू कंट्रोलर को ये जानने की जरूरत नहीं कि नेटवर्क सर्विस कैसे बनता है या उसकी क्या जरूरतें हैं।
उसे बस एक चालू नेटवर्क सर्विस चाहिए। दूसरा और शायद सबसे बड़ा फायदा है टेस्टिंग। ये टेस्टिंग को बहुत बहुत आसान बना देता है। जब आप व्यू कंट्रोलर को यूनिट टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप असली नेटवर्क सर्विस, जो असल में नेटवर्क कॉल करेगा, की जगह एक नकली मॉक नेटवर्क सर्विस इंजेक्ट कर सकते हैं। ये नकली सर्विस बिना नेटवर्क कॉल किए फौरन कोई तयशुदा जवाब दे देगी। इससे आप सिर्फ व्यू कंट्रोलर के लॉजिक को आइसोलेशन में टेस्ट कर पाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, इसके अलावा कोड ज्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल भी बनता है। आप आसानी से नेटवर्क सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन बदल सकते हैं बिना व्यू कंट्रोलर को छेड़े। तो इसे iOS 5 में करते कैसे हैं? इंजेक्ट करने के तरीके क्या हैं? मुख्य रूप से 3 तरीके पॉपुलर हैं। पहला और सबसे पसंदीदा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उसके इनिशियलाइजर में सारी डिपेंडेंसीज पास कर देना। इससे ये पक्का हो जाता है कि ऑब्जेक्ट बनते ही इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है। दूसरा है प्रॉपर्टी इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज के जरिए डिपेंडेंसी सेट की जाती हैं। ये थोड़ा ज्यादा लचीला है, पर ये गारंटी नहीं कि डिपेंडेंसी हमेशा मौजूद रहेगी। और तीसरा है मेथड इंजेक्शन। इसमें डिपेंडेंसी सिर्फ उसी एक मेथड को पास की जाती है जिसे उसकी जरूरत होती है। आमतौर पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को सबसे सेफ और स्पष्ट माना जाता है। डीआई आजकल मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और खासकर iOS का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये टेस्टेबिलिटी वाला पॉइंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। अच्छा, आर्किटेक्चर पैटर्न्स के साथ साथ सॉलिड प्रिंसिपल्स का भी खूब जिक्र होता है। SOLID, ये क्या है? सॉलिड दरअसल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का एक समूह है, एक एक्रोनिम है। इनका मकसद है ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना जो समझने में आसान हो, जिसमें बदलाव करना आसान हो, फ्लेक्सिबल हो और जिसे लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके। ये बेसिकली अच्छे कोड लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस या नियम है। ओके। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं कि ये 5 सिद्धांत कौन-कौन से हैं? जरूर। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हर क्लास या मॉड्यूल की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब उसके बदलने का सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए। ये सीधा सीधा मैसिव व्यू कंट्रोलर वाली समस्या को रोकता है। हाँ, ये तो कनेक्ट हो रहा है। ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। सॉफ्टवेयर एंटिटीज जैसे क्लास, फंक्शन, विस्तार या एक्सटेंशन के लिए खुली होनी चाहिए, लेकिन उनमें सीधे बदलाव या मॉडिफिकेशन करने के लिए बंद होनी चाहिए। मतलब नया बिहेवियर जोड़ने के लिए मौजूदा कोड को बदलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्सटेंशंस या प्रोटोकॉल से ये हो सकता है। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक बेस क्लास, सुपर क्लास है, तो आप उसकी जगह उसकी किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। सब क्लास को सुपर क्लास के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे इंटरफेस यानी स्विफ्ट में कहें तो प्रोटोकॉल लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिनके मेथड्स का वो इस्तेमाल ही नहीं करते। बेहतर है कि बड़े फैले हुए इंटरफेस की जगह छोटे ज्यादा फोकस्ड इंटरफेस बनाए जाएं। अच्छा। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स जैसे UI लॉजिक को लो लेवल मॉड्यूल्स जैसे डेटाबेस एक्सेस कोड या नेटवर्क कोड पर सीधे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दोनों को एब्स्ट्रैक्शंस यानी इंटरफेस या प्रोटोकॉल पर डिपेंड करना चाहिए। और दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्शंस डिटेल्स पर निर्भर नहीं होने चाहिए, बल्कि डिटेल्स एब्स्ट्रैक्शंस पर निर्भर होने चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI से हासिल करने में मदद करता है। समझ गया। तो ये सॉलिड प्रिंसिपल्स एक तरह से अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस हैं जो हमें ज्यादा मेंटेनेबल और फ्लेक्सिबल कोड लिखने में मदद करती हैं, चाहे हम कोई भी आर्किटेक्चर पैटर्न चुनें। बिल्कुल सही। सॉलिड प्रिंसिपल्स आपको गाइड करते हैं कि आप चुने हुए आर्किटेक्चर पैटर्न को सही तरीके से कैसे लागू करें। जैसे SRP हमें बताता है कि कंट्रोलर को भारी होने से कैसे बचाएं, OCP हमें बताता है कि कोड को एक्सटेंसिबल कैसे बनाएं, और DIP हमें DI इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। ये सब मिलकर कोड की क्वालिटी सुधारते हैं। बेहतरीन। अब एक और नाम जो आजकल खासकर SwiftUI के साथ काफी सुनने में आ रहा है, कंपोजेबल आर्किटेक्चर या TCA। ये क्या अलग करता है?
हाँ, द कंपोजेबल आर्किटेक्चर जिसे TCA कहते हैं, ये पॉइंट फ्री नाम की संस्था द्वारा बनाया गया एक फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चरल अप्रोच है। ये खासकर SwiftUI ऐप्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, हालांकि UK किट के साथ भी चल जाता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और एल्म आर्किटेक्चर से काफ़ी प्रेरित है। इसका मेन फोकस है स्टेट मैनेजमेंट, साइड इफ़ेक्ट्स जैसे API कॉल्स या टाइमर्स को हैंडल करना, कॉम्पोजिशन और टेस्टेबिलिटी पर। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ओके। इसके मुख्य आइडियाज क्या हैं? TCA के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टेट, पूरे फीचर या ऐप का स्टेट एक सिंगल इम्यूटेबल वैल्यू, अक्सर एक स्ट्रक्ट में रखा जाता है। एक्शन, यूजर या सिस्टम द्वारा किए जा सकने वाले सभी संभावित इवेंट्स को इनम के जरिए डिफाइन किया जाता है। रिड्यूसर, ये एक प्योर फंक्शन होता है। ये मौजूदा स्टेट और एक एक्शन लेता है और फिर नया स्टेट लौटाता है। साथ ही ये बताता है कि कौन से साइड इफेक्ट्स चलाने हैं। एनवायरनमेंट, यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज रखी जाती हैं, जैसे API क्लाइंट, एनालिटिक्स सर्विस वगैरह। DI जैसा ही है। और इसका डेटा फ्लो कैसा होता है? डेटा का फ्लो हमेशा एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूजर कोई एक्शन करता है, रिड्यूसर उस एक्शन के आधार पर स्टेट को बदलता है और जरूरत पड़ने पर इफेक्ट ट्रिगर करता है। इफेक्ट अपना काम करके वापस नया एक्शन भेज सकता है। UI हमेशा मौजूदा स्टेट के हिसाब से खुद को अपडेट करता है। ये MVVM से कैसे अलग हुआ फिर? क्या ये उससे बेहतर है? ये काफी अलग है। TCA का डेटा फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और यूनिडायरेक्शनल है। स्टेट मैनेजमेंट पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। साइड इफेक्ट्स को बहुत स्पष्ट तरीके से डिफाइन और हैंडल किया जाता है। टेस्टेबिलिटी, खासकर रिड्यूसर्स की, बहुत सीधी होती है क्योंकि वो प्योर फंक्शंस होते हैं। इफेक्ट्स को भी टेस्ट करने के तरीके हैं, लेकिन इसका लर्निंग कर्व MVM से काफ़ी ज़्यादा है, खासकर अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग से परिचित नहीं हैं। इसमें बॉयलर प्लेट कोड भी MVVM से ज़्यादा लिखना पड़ सकता है। ट्रेड ऑफ है। हाँ, बेहतर कहना मुश्किल है। ये ज़रूरत, टीम की कंफर्ट लेवल और प्रोजेक्ट की जटिलता पर निर्भर करता है। ये SwiftUI के साथ काम करने का एक बहुत शक्तिशाली और कंसिस्टेंट तरीका है, पर ये अपनी जटिलताओं के साथ आता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ओवरकिल हो सकता है। समझ गया। तो हमने MVC, MVVM, VIPR, कोऑर्डिनेटर, DI, सॉलिड, TCA जैसे बड़े आर्किटेक्चरल आइडियाज पर बात की। इनके अलावा दस्तावेजों में कुछ और क्लासिक, थोड़े छोटे लेवल के डिजाइन पैटर्न्स का भी जिक्र था। क्या हम कुछ जरूरी वालों पर फटाफट नजर डाल सकते हैं, जैसे डेलीगेट पैटर्न? हाँ, बिल्कुल। डेलीगेट पैटर्न तो iOS में, खासकर UI किट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसमें एक ऑब्जेक्ट, डेलीगेटिंग ऑब्जेक्ट, अपना कुछ काम या फैसला लेने की जिम्मेदारी दूसरे ऑब्जेक्ट डेलीगेट को सौंप देता है। जैसे UI टेबल व्यू अपने डेलीगेट से पूछता है कि कितने रोज दिखाने हैं या सेल कैसा दिखेगा। ये आमतौर पर 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए होता है और कस्टमाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटोकॉल के जरिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और सिंगलटन, इसका जिक्र भी बार बार आता है। उसका पूरी ऐप लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही इंस्टेंस बने और उस तक पहुंचने का एक ग्लोबल रास्ता हो, जैसे URL session.shared या यूजर database.standard। इसके उदाहरण है, अक्सर शेयर्ड रिसोर्स जैसे कोई नेटवर्क मैनेजर या लॉगिंग सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ सावधानी बरतनी चाहिए। इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ग्लोबल स्टेट बढ़ाता है, टेस्टिंग को मुश्किल बनाता है और डिपेंडेंसीज को छुपा सकता है। आजकल लोग अक्सर DI को इससे बेहतर मानते हैं। ठीक है, एक और था फैक्ट्री पैटर्न। इसका क्या काम है? फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और छुपाता है, खासकर तब जब ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ा जटिल हो या आपको रन टाइम पर तय करना हो कि कई मिलती जुलती सब क्लासेस में से कौन सी बनानी है। आप सीधे क्लास नेम लिखने के बजाय एक फैक्ट्री मेथड कॉल करते हैं और वो मेथड आपके लिए सही ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है। इससे ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक एक जगह सेंट्रलाइज हो जाता है और कोड साफ रहता है। अच्छा, तो ये कुछ और उपयोगी पैटर्न्स थे। तो हमने आज काफी सारे पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स पर बात की, काफी कुछ कवर किया। हाँ, काफी कुछ। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि कोई एक चांदी की गोली या बेस्ट पैटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती। सबसे अच्छा पैटर्न हमेशा आपकी ऐप की ज़रूरतों पर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर, आपकी टीम के अनुभव और साइज पर निर्भर करता है।
हर पैटर्न के अपने फायदे हैं और अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। सही कहा। MVC शायद छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, MVVM ज्यादातर एप्स के लिए एक अच्छा बैलेंस देता है। हाँ, और वाइपर शायद बहुत बड़े और जटिल एप्स या बड़ी टीमों के लिए बेहतर हो सकता है, जबकि TCA स्विफ्ट UI के साथ एक मॉडर्न फंक्शनल अप्रोच देता है। और सॉलिड प्रिंसिपल्स और DI जैसे कॉन्सेप्ट्स वो तो लगभग हर जगह फायदेमंद है। बिल्कुल, सॉलिड जैसे डिजाइन प्रिंसिपल्स और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसी तकनीकें ये आपको लगभग किसी भी आर्किटेक्चर के साथ बेहतर, ज्यादा फ्लेक्सिबल, टेस्टेबल और मेंटेनेबल कोड लिखने में मदद करती हैं। ये अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की निशानियां हैं। एकदम सही। ये सब औजार हैं, टूल्स हैं हमारी टूल किट में, और असली कारीगरी ये जानने में है कि कब, कहाँ और क्यों कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये सारे पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स कोड को व्यवस्थित, समझने लायक और मेंटेन करने लायक बनाने में मदद करते हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हम इन पैटर्न्स को जरूरत से ज्यादा सख्ती से फॉलो करने लगें या शायद गलत पैटर्न चुन लें और कोड फायदे की जगह और ज्यादा उलझ जाए? वो सादगी और स्ट्रक्चर के बीच का सही संतुलन वो कहाँ मिलता है? चलिए इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हुए आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।